अच्छा, इस क्वेश्चन में कह रहा है सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद अमोनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एल्कली है और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है। तो ये जो रिएक्शन है बेसिकली ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, टाइट्रेशन करवा रहे हैं। इसमें कर्व देख के नीचे पता लग रहा है टाइट्रेशन कर्व है नीचे। सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होकर सोडियम सल्फेट एंड वाटर बनाता है। ये इक्वेशन आपको खुद भी बनानी आनी चाहिए, यहाँ पे तो इन्होंने बैलेंस इक्वेशन बना के दी हुई है। साथ में कह रहा है सैंपल ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्लेस्ड इन अ बीकर। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड इन्होंने लिया है बीकर के अंदर इस H2SO4। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आप इस तरह से थोड़ी सी डायग्राम अपने लिए बना लो ना तो काम आसान हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड की वॉल्यूम 25 सेंटीमीटर क्यूब लिया हुआ है और कंसेंट्रेशन जो है वो 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्लोली एडेड स्लोली फ्रॉम अ ब्यूरेट। हम लोग जो टाइट्रेशन करते हैं यूजुअली हम लोग ब्यूरेट के नीचे कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, इन्होंने बीकर लिया हुआ है, चलो एक ही बात है। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन्होंने ब्यूरेट में लिया हुआ है ऊपर और स्लोली ऐड करवा रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन करवाएंगे। A pH probe is used to measure the pH of the solution. pH probe basically pH मीटर को ही कहते हैं जो कि pH मेजर करेगा और जो बीकर में आपका pH है उसको मेजर कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। Until a total of 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता pH चेंज होगा। इनिशियली क्योंकि बीकर में सिर्फ और सिर्फ एसिड है तो जो pH होगा वो लेस देन 7 होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन है, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है। जैसे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आप इसमें ऐड करवाओगे तो न्यूट्रलाइजेशन हो रही होगी, सल्फ्यूरिक एसिड कम होता जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होता जाएगा और पीएच की वैल्यू फिर एल्कलाइन रेंज में जाना शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता पीएच बढ़ेगा, फिर एक वक्त आएगा जब सारा का सारा सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट होकर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फर्दर एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड विल मेक द सोल्यूशन एल्कलाइन। मतलब फिर पीएच जो है वो आपका बढ़ के 7 से ऊपर चला जाएगा। ऐसा ही नीचे इन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें y एक्सिस पे pH दिया है और x एक्सिस पे जो वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं वो दिखाई हुई है। तो जैसे जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं तो pH की वैल्यू देखो बढ़ रही है, मतलब वो एसिडिक से पहले pH 1 था, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड टोटल ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब डाल दिया ना, उसके बाद देखो क्या हुआ है, pH की वैल्यू एकदम से इंक्रीज होके एल्कलाइन रेंज में चली गई है। pH यहाँ से देखो फौरन इंक्रीज होके एल्कलाइन रेंज में चला गया। इसका क्या मतलब है कि इस पॉइंट पे जब वॉल्यूम आपने 20 सेंटीमीटर क्यूब डाल दिया है तो न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गई है और इन अदर वर्ड्स ऑल ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड हैज बीन रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट होकर सारा का सारा खत्म हो गया। अब pH क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड अब एक्सेस में डाल दिया, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो सबका सब खत्म हो गया और आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में कर दिया, जिसकी वजह से पीएच जो है वो अल्कलाइन रेंज में चला गया। ठीक है जी, तो ये पूरा साइम अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट ही किया है बस। तो अच्छा, इसमें क्या हुआ है, हमारी न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हुई है और ये पीएच कर्व दिया हुआ है। अभी जब सारी चीजें हमें समझ आ गई हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं स्टोइचियोमेट्री भी इन्वॉल्व करेगा इस क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा स्टोइचियोमेट्री इन्वॉल्व हो रही होती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में है तो कितना बचा रह गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड वो भी पूछ सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड कितना था वो भी पूछ सकता है और मिसलेनियस क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पीएच क्यों इंक्रीज हो रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। आगे कह रहा है एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द आयन प्रेजेंट बाय द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इन द बीकर चेंजेस फ्रॉम 1 to 13। तो इनिशियली पीएच जो है वो 1 था जब सिर्फ हमारे पास बीकर के अंदर एसिड था व्हिच वाज सल्फ्यूरिक एसिड, बट एज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बीइंग एडेड तो क्या होगा, H पॉजिटिव आयन जो होंगे वो कम होते जाएंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो हाइड्रोक्साइड आयन आएंगे वो H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट होंगे और उनको न्यूट्रलाइज करवाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे H पॉजिटिव आयन कम होते जाएंगे तो पीएच इंक्रीज होता जाता है। बेसिकली पीएच की जो रेंज है वो 1 से 14 है। 1 से 7 तक सोल्यूशन एसिडिक होता है। जितना पीएच कम है उतना ज्यादा सोल्यूशन एसिडिक है।
pH 7 पे क्या होता है, H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन इक्वल होते हैं। बिफोर pH 7 H पॉजिटिव आइन ज्यादा होता है देन OH नेगेटिव आइन। जितना ज्यादा H पॉजिटिव आइन होगा उतना pH जो है वो छोटा होता जाएगा, 1 के करीब जाता जाएगा। और जितना H पॉजिटिव आइन आप OH नेगेटिव आइन जितना आप बढ़ाते जाओगे, pH जो होगा वो 7 से बढ़ता जाएगा। जितना OH नेगेटिव आइन ज्यादा डालोगे उतना pH 14 के करीब जाता जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होता है, जब एसिड और अल्कली रिएक्ट करते हैं। इसमें एसिड H2SO4 है और अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस तरह से पहचानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। तो वो कह रहा है कि pH 1 से 13 क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि इनिशियली बीकर में वी हैव H पॉजिटिव आइन, तो pH जो है वो एसिडिक था, ठीक है। बट व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बीइंग एडेड, H पॉजिटिव आइंस की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता OH नेगेटिव आइन बढ़ रहे हैं। तो इसको किस तरह से लिखोगे, इनिशियली बीकर कंटेन्स H positive ions, so pH was acidic, but as sodium hydroxide is being added, H positive ion reacts with OH negative ion, और OH negative ion कहाँ से आ रहे हैं, from sodium hydroxide. H positive ion react with hydroxide ion from sodium hydroxide, ठीक है। At the end of titration, टाइट्रेशन तो ये एग्जैक्टली नहीं हो रहा है, बट टाइट्रेशन में तो अपन इंडिकेटर भी यूज कर रहे होते हैं, तो भी हम टाइट्रेशन का वर्ड ना यूज करें तो बेटर है। इस बेटर के हम लोग बचेज करते हैं एट द एंड बीकर हैज hydroxide ions only, so pH increases to 13. क्लियर है, आगे बढ़े। साइन क्या कह रहे हो, बोलो। यार सर मैं कह रहा था वो आपने शुरू किया था ना, मैं थोड़ा लेट आया था, तो आप शुरू से पढ़ा दे, लेकिन वो समझ आ गया। ओके, ये कह रहा है यूज द ग्राफ टू स्टेट द वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट जस्ट न्यूट्रलाइजेस ऑल ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके बारे में हमारी बात हो गई है कि जब pH जैसे ही वर्टिकल हो जाता है ना, जब एकदम से इंक्रीज होता है, तो इट मींस उस वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पे एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन हो चुकी है। तो द वॉल्यूम इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। ग्राफ से पढ़ोगे ये। use your answer to B to calculate the concentration in mole per decimeter cube of sodium hydroxide। भी आपने क्या बताया, वॉल्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड ओके 20 सेंटीमीटर क्यूब है। आपसे कंसेंट्रेशन पूछ रहा है किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अब देखो ऊपर क्वेश्चन में क्या डाटा गिवन है, क्वेश्चन में आपको सल्फ्यूरिक एसिड की वॉल्यूम और मोल्स गिवन है, जो कि एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज करवाया है किसने, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने। तो इक्वेशन भी आपको गिवन है, इक्वेशन भी बनाने की जरूरत नहीं है इसमें। जब भी एसिड और अल्कली का रिएक्शन होता है तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, concentration of acid into volume of acid divided by number of moles of acid in the equation is equals to concentration of base या alkali into volume of base divided by number of mole of base. Base is the sodium hydroxide है। मैं अल्कली इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि एसिड का A और अल्कली का A जो है वो दोनों A होते हैं तो कंफ्यूजन होती है, इसलिए अल्कली के लिए मैंने B लिखा है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड जो है वो आपको गिवन है विच इज 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ एसिड जो बीकर में हमारे पास गिवन है वो 25 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, राइट। तो आपने ये 25 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम को न्यूट्रलाइज करवाया है ना एसिड के, तो 25 सेंटीमीटर क्यूब। और मोल्स ऑफ एसिड, ये जो इस इक्वेशन में Na लिखा है नीचे, ये मोल्स ऑफ एसिड है जो इक्वेशन में गिवन होता है, तो ये 1 है।
इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली, आपको गिवन नहीं है वही तो निकालना है, लेकिन उस एल्कली का कितना वॉल्यूम लगा है न्यूट्रलाइजेशन के लिए, दैट इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम है, मतलब this is the amount of sodium hydroxide that is required to completely neutralize 25 centimeter cube of 0.05 mole per decimeter cube of sulfuric acid। मतलब अगर सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन का है और उसका वॉल्यूम 25 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसको न्यूट्रलाइज करवाने के लिए कंप्लीटली हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो 20 सेंटीमीटर क्यूब रिक्वायर्ड है। तो उस सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी होगी वो निकालनी है। तो concentration of alkali into volume of alkali divided by number of moles of alkali, जो equation में, that is 2. That's how you can find the concentration of alkali. ठीक है, ये आ रही है 0.125 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, ये जो फॉर्मूला हमने लगाया है बेसिकली ये स्टोइचियोमेट्री से ही हमने निकाला है, लेकिन ये फॉर्मूला आप सिर्फ और सिर्फ कब लगा सकते हो, जब आप एसिड और एल्कली की न्यूट्रलाइजेशन करवा रहे हो, जब एसिड और एल्कली का रिएक्शन होगा। ये फॉर्मूला आप एसिड और बेस मेटल ऑक्साइड के साथ नहीं लगा सकते हो। मतलब अगर सल्फ्यूरिक एसिड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इसकी तो कंसंट्रेशन नहीं होगी ना, तो ये फॉर्मूला वहां पे नहीं लगा सकते हो। अगर एसिड और मेटल का रिएक्शन होगा तो तब भी आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, क्योंकि मेटल सॉलिड होता है, उसकी भी कंसंट्रेशन नहीं होगी। इसी तरह अगर एसिड और मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो भी आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट भी सॉलिड होता है, उसकी कंसंट्रेशन नहीं होती। जब एसिड और एल्कली आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे, मतलब एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर आपके पास एल्कली होगा कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। जी है ना, बोलो क्या हुआ? सुफियान, जैसे साइन कुछ कह रहे हो? टाइम रिकॉर्डिंग तो मिल रही है ना हर क्लास की, प्लेलिस्ट पे अपलोड हो रही है, प्लेलिस्ट सब्सक्राइब रखो तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग आ जाएगी। देखो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन ना शायद इस तरह से सॉल्व किया हो। इसका एक और तरीका सॉल्व करने का क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड, एज पर इक्वेशन मुझे पता है कि 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट हो रहा है 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब सल्फ्यूरिक एसिड की जो वॉल्यूम और कंसंट्रेशन हमें गिवन है ना, वो कितनी गिवन है? वॉल्यूम 25 सेंटीमीटर क्यूब है, कंसंट्रेशन 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। तो अगर मैं इसके मोल्स निकाल लूं कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम करके, ये वाला फॉर्मूला, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम, तो कंसंट्रेशन इसकी 0.05 है, वॉल्यूम 25 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसको पहले डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं मोल्स निकाल रहा हूँ तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको डेसीमीटर क्यूब में। तो मेरे पास जो मोल्स आएंगे वो आएंगे 0.00125 मोल्स। अब एज पर स्टोइचियोमेट्री ऑफ दिस इक्वेशन, जो इस इक्वेशन की रेसिपी है वो हमें ये बता रही है कि 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज रिएक्टिंग विद 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 0.00125 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाने के लिए कितना मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड होगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, जो कि आ रहा है 0.0025 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने ये वाला वॉल्यूम डाला था ना 20 सेंटीमीटर की, मतलब इसमें इतने मोल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो कंसंट्रेशन आप फिर इस तरह से निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम, कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स 0.0025 आ गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसको डिवाइड बाय 1000 करना। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है, इसलिए ये सारे प्रोसेस का हमने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया हुआ है। concentration of acid, volume of acid divided by number of moles of acid is equal to concentration of base, volume of base divided by number of moles of base. आंसर, फाइनल आंसर आपका क्या कहते हैं, वही आना है।
कंसंट्रेशन आपकी उतनी आनी है 0.125 मोल पर डेसीमीटर की। लेकिन बस ख्याल रखना कि जब ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना, तो आपने सिर्फ एसिड और एल्कली के रिएक्शन के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर? अहमद बोलो क्या हुआ? सर ये फॉर्मूला लिख देंगे वैसे ही आप रॉ तरीके से। ओके, देखो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड। कौन से मोल? जो इक्वेशन में दिए हुए ना, इक्वेशन वाले। इसी तरह इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली वॉल्यूम ऑफ एल्कली डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्कली, इक्वेशन वाले। सही है। अब इसको जिस फॉर्म में भी आप याद कर लो, आप इसको C1V1 ओवर N1 याद कर लो, C2V2 ओवर N2। जैसे 1 वाले आपने एसिड के लिए ले लिया, तो 2 वाले आप एल्कली के लिए ले लो। जी एजम ये जो स्टोइचियोमेट्री वाला मेथड है, तो बाकी अगर एसिड का रिएक्शन मेटल या मेटल ऑक्साइड या आपका मेटल कार्बोनेट के साथ है, तो आपको फिर ये स्टोइचियोमेट्री ही यूज करनी पड़ेगी। लेकिन उसमें कंसंट्रेशन नहीं निकलवाता ना। कंसंट्रेशन जब निकलवा रहा होता है तो हमें पता होता है कि भाई एसिड और एल्कली का ही रिएक्शन है, और एसिड और एल्कली का रिएक्शन तो देख के पहचान लोगे ना। उसमें यूजुअली जब भी टाइट्रेशन कर्व बन रहा होता है तो 90% चांस होते हैं कि ये वाली चीज पूछता है, तो ये वाला फॉर्मूला लग ही जाता है आपका। इतना क्लियर हो गया है फॉर्मूला पहले का मैसेज तुम्हारा? चलें आगे बढ़े। अहमद पूछ रहे हो कुछ? अच्छा, क्वेश्चन 6 है द स्ट्रक्चर ऑफ टू अल्कोहल्स आर शोन। इथेनॉल पहला दिया हुआ है इथेनॉल, और अल्कोहल बी। अल्कोहल बी का नाम आप खुद बता सकते हो। 4 कार्बन एटम वाला अल्कोहल है, तो दिस शुड बी ब्यूटानॉल। ठीक है, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। ये देख के मुझे पता लग रहा है कि अल्कोहल की बात चल रही है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ वन अदर अल्कोहल व्हिच इज एन आइसोमर ऑफ बी। तो आइसोमर आप इसके अल्कोहल के आइसोमर देखो, आप पोजिशनल आइसोमर भी बना सकते हो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी बना सकते हो, चेन आइसोमर भी बना सकते हो। तो मैं इसके कितना अभी तो इसने एक बोला है, स्ट्रक्चर ऑफ वन ऑफ द अदर अल्कोहल व्हिच इज एन आइसोमर ऑफ बी, लेकिन वो अल्कोहल ही होना चाहिए। तो हम इसके आइसोमर देखो, एक तो मैं यूं बना सकता हूँ कि मैं चेन आइसोमेरिज्म कर दूं। 4 कार्बन स्टेट चेन में है, तो मैंने 3 कार्बन स्टेट चेन में कर दिया और एक ब्रांच में कर दिया। तो एक आइसोमर तो हम इसका ऐसे बना सकते हैं। इसके अलावा और क्या बना सकते हो? आप OH की पोजीशन चेंज कर दो। फर्स्ट कार्बन पे लगा है तो आप सेकंड कार्बन पे लगा दो, तो एक आइसोमर आप इसका ऐसे बना सकते हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम आएगा। अच्छा, एक और इसका आइसोमर सकता है, लेकिन वो वाला यहाँ बना सकते हैं। वो ये है कि हम OH बॉन्ड को ही खत्म कर दें, फंक्शनल ग्रुप ही खत्म कर दें। इसको हमने पढ़ा है कि ये वाली आइसोमेरिज्म जो होती है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होती है, जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप भी पूरा का पूरा चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही बनेगा जो ब्यूटानॉल का बनता है। इसमें भी टोटल 4 कार्बन हैं, और अगर हाइड्रोजन काउंट करो तो 10 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 1 ऑक्सीजन आ जाएगा। ब्यूटानॉल में भी ऐसा ही है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। लेकिन ये लास्ट वाला हम यहाँ पे इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि इसने बोला है कि स्ट्रक्चर ऑफ वन अनदर अल्कोहल, ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जो अल्कोहल ही हो। तो वैसे तो ये आइसोमर है, लेकिन ये अल्कोहल नहीं है, ये ईथर है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं बनाऊंगा। यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी बना सकते हो आप। साइक्लिक आइसोमर लतीफ, अल्कोहल का साइक्लिक आइसोमर बनेगा नहीं। अगर बनाने की कोशिश करोगे तो वो आपका अल्कोहल नहीं होगा। बस आप ये याद रखो कि मैं इन 2 तरीकों से बना सकता हूँ। वैसे तो एक और बन सकता है इसका कि मैं एक ही कार्बन पे OH भी लगा दूं और ब्रांचिंग भी कर दूं इसकी, तो ये भी इसका एक आइसोमर है जो कि अल्कोहल ही है। तो बस ये 3 याद रखो। फिलहाल तो कोई एक बनाना है।
तो इनमें से कोई एक बना दो। ये लास्ट वाला जो मैंने बनाया ना ईथर वाला, ये हम यहाँ पे इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि ये अल्कोहल नहीं है, और उसने अभी कहा हुआ है कि ऐसा आइसोमर बनाओ जो कि अल्कोहल ही हो। तो ये आइसोमर जरूर है इसका, लेकिन फिलहाल यहाँ पे नहीं बना सकते इसको। अच्छा जी, आगे कह रहा है इथेनोइक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, स्टेट द रीजन फॉर दिस रिएक्शन। हमने इथेनॉल को अगर ऑक्सीडाइज करना है तो अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज कैसे कर सकते हैं? दो तरीके होते हैं, या तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करूं जो कि जिससे हम आर्टिफिशियली उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं जो कि MnO4 यूज करते हैं। तो इसका नाम होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट 7, या फिर आप ऑक्सीजन गैस से भी इसको ऑक्सीडाइज करवा सकते हो। आप ऑक्सीजन एयर में रख के उसको छोड़ दो तो वो खुद ही ऑक्सीडाइज होता रहेगा, लेकिन वो काफी स्लो रिएक्शन होता है। तो रीजेंट में लिखना चाहो लिख सकते हो, मतलब या तो ऑक्सीजन गैस लिख दो या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दो। Ethanol is a simple molecular compound explained why liquid ethanol does not conduct electricity. अगर कोई solution electricity conduct नहीं कर रहा है, it means इसके पास हमारे पास देखो दो चीजें होती हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फ्री आयंस होते हैं। अब फ्री आयंस तो हमें मिलते हैं या तो आयनिक कंपाउंड हो, कोई मोल्टेन आयनिक कंपाउंड हो, या कोई एक्वस आयनिक कंपाउंड हो जो कि पानी में डिसॉल्व हुआ हो। या फिर इलेक्ट्रोलाइट कोई एक्वस एसिड हो, उसमें भी फ्री आयंस होते हैं, या फिर एक्वस एल्कली हो, मतलब कोई एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड को जैसे पानी में डाला हुआ है तो उसमें भी फ्री आयंस होंगे। ये इलेक्ट्रोलाइट हमने पढ़े हैं इलेक्ट्रोलिसिस में। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से देखो इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कर सकता है? मेटल्स कर सकते हैं, मेटल्स के पास होते हैं, और ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पे उसने हमें बोला है लिक्विड इथेनॉल। लिक्विड इथेनॉल का मतलब है कि पानी में मिक्स नहीं किया हुआ, मतलब दिस इज नॉट एक्वस। लिक्विड इथेनॉल की बात की हुई है। अगर वो एक्वस इथेनॉल कहता तो एक्वस इथेनॉल के बारे में मैं कहता कि भाई फ्री आयंस नहीं है, लेकिन लिक्विड इथेनॉल की जब बात हो रही है तो इट मींस कि वो पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, और लिक्विड इथेनॉल में हम आयंस की बात नहीं करेंगे, एक्वस में हम आयंस की बात करते हैं, लिक्विड इथेनॉल में हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। या अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर रहा है तो उसका रीजन क्या है? इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। इट डज नॉट हैव मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अहमद लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, तो मैं दे देगा मार्क्स इसको। भाई हैंड जिसने किया हुआ है कुछ पूछना तो पूछ लो जल्दी से। नेक्स्ट पार्ट ई में कह रहा है इथेनॉल कैन बी डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म इथीन। अब डिहाइड्रेटेड वर्ड का मतलब यह है कि हाइड्रेटेड समझते हो ना, वाटर ऐड करना। डिहाइड्रेटेड मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। अच्छा, इसमें कह रहा है डिस्क्राइब यूजिंग अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम द बॉन्डिंग इन अ मॉलिक्यूल ऑफ इथीन। अच्छा जी, ओनली इंक्लूड द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। अब इथीन की बॉन्डिंग बनानी है। इथीन का डिस्प्लेड फॉर्मूला तो आपको अच्छी तरह से बनाना आता है, लेकिन इसकी बॉन्डिंग का क्या मतलब है? इसमें डॉट एंड क्रॉस दिखाना है। तो अगर आप कार्बन के इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखा रहे हो तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखा देना। तो बस आपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना है। कार्बन के दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन अगर आप डॉट से दिखा रहे हो तो कार्बन के साथ जो स्टिक है, डंडी है, उसके साथ डॉट लगा दो और हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स लगा दो। बस हो गई डॉट एंड क्रॉस। कोवेलेंट बॉन्डिंग है अहमद। नॉन मेटल्स है ना, ग्रुप 4 के एलिमेंट, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 का कोई एलिमेंट और हाइड्रोजन आपस में जब भी बॉन्ड बनाया हुआ होता है, इनके जो कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं। जैसे
कार्बन ग्रुप 4 से है और हाइड्रोजन भी इसी फैमिली से, तो ये हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। चलें आगे बढ़े। इसमें कह रहा है दिस क्वेश्चन इज अबाउट सम ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड 3। सेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नेगेटिव आयन इन सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड में सोडियम +1 आयन होगा और ऑक्साइड 2 नेगेटिव आयन होगा। अब ऑक्सीजन का जो प्रोटॉन नंबर है प्रोडक्ट टेबल से देखोगे वो होता है आपके पास 6। इट मींस कि ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, सॉरी ऑक्सीजन का प्रोटॉन नंबर 8 होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,6। लेकिन जब ये ऑक्साइड आयन बना हुआ है इट मींस इट हैज गेन 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 6 के बजाय इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आउटर शेल में 8। तो ऑक्साइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगी। अब उसने ये नहीं कहा था कि ऑक्साइड आयन की बताओ, उसने कहा था नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन ऑक्साइड आयन ही होगा ना इसमें। नेक्स्ट कह रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन इनसॉल्युबल बेस। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO होता है क्योंकि मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है तो इस पे चार्ज होता है 2 पॉजिटिव और ऑक्साइड होता है 2 नेगेटिव। तो द फार्मूला वुड बी MgO क्योंकि दोनों में कॉमन नंबर 2 है, 2 से डिवाइड करोगे तो Mg1O-1 तो फार्मूला बनेगा MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन इनसॉल्युबल बेस। इनसॉल्युबल मतलब जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होगी। दैट कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर प्योर मैग्नीशियम सल्फेट क्रिस्टल्स। ठीक है, क्लास के बाद मुझे याद दिलाना जितने भी सॉल्ट प्रिपरेशन है उसकी एक वीडियो बनी हुई है वो मैं भेज दूंगा, तो जिस तरह का भी सॉल्ट प्रिपरेशन आएगा ना आपके पास वो आपका उसमें कवर हो जाएगा। बहरहाल ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। Describe the essential practical details for the preparation of pure magnesium sulfate crystal from magnesium oxide। अब देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड से उसने आपको ये नहीं बताया कि दूसरा रीजन क्या यूज करना है, लेकिन सॉल्ट तो बता दिया ना। कह रहे मैग्नीशियम ऑक्साइड से जो आपको सॉल्ट बनाना है वो क्या बनाना है, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन और सल्फेट आयन जो होता है वो SO4 2 नेगेटिव होता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट क्या होगा, दिस इज MgSO4। आपने ये मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट बनाना है तो ये कहीं से हमें SO4 2 नेगेटिव आयन चाहिए। ये कहाँ से ला सकते हैं हम, तो हमारे पास सबसे बेटर रिएक्शन यहाँ पे करने वाला क्या है कि सल्फेट आयन हमें मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड से, और सल्फ्यूरिक एसिड मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट भी हो जाएगा। मतलब मेरे पास एक बीकर में मैंने लिया सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस फॉर्म में, पानी में डिसॉल्व सल्फ्यूरिक एसिड, उसके अंदर मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड डाला। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल मतलब पानी में डिसॉल्व नहीं होगी, तो मैं लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट जरूर करेगी। सल्फ्यूरिक एसिड और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब रिएक्ट होगा तो प्रोडक्ट में बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 एंड वाटर। तो हमें ये मैग्नीशियम सल्फेट जो सॉल्ट है, एक तो ये सॉल्युबल सॉल्ट है। अब वो सॉल्युबिलिटी वाला टेबल मैंने बताया था कि ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल, मतलब जितने भी सल्फेट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट फॉर ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल। जितने भी सल्फेट सॉल्ट हैं सॉल्युबल हैं, एक्सेप्ट कौन से आपको याद होने चाहिए, कैल्शियम सल्फेट इनसॉल्युबल होता है एंड लेड 2 सल्फेट इनसॉल्युबल होता है। रेस्ट ऑफ द अदर सल्फेट सॉल्ट इन आवर सिलेबस आर सॉल्युबल। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्युबल है, और जब भी सॉल्युबल सॉल्ट बनता है तो उसका जो स्टेट सिंबल होता है वो एक्वस होता है AQ। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल बेस है। तो फायदा क्या है इनसॉल्युबल बेस लेने का, फायदा ये है कि हमें जो है इंश्योर करना है कि आखिर में जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम सल्फेट ही होना चाहिए और कुछ ना हो। उसमें ऐसा ना हो कि सल्फ्यूरिक एसिड कुछ बचा रह जाए। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को मुझे पूरी तरह खत्म करवाना है, इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पे लेना है। I have to ensure that all the sulfuric acid should be reacted, और in the final mixture we just have magnesium sulfate। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हम कैसे इंश्योर करें कि वो भी पूरी तरह खत्म हो जाए। देखो, या तो मैं कैलकुलेट करके डालूं, स्टोइचियोमेट्री लगाऊं, इक्वेशन के हिसाब से देखूं कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड का इतना अमाउंट है तो उसके लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड इतना ही मैं डालूं, लेकिन हमें यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। वो कह रहा है प्रैक्टिकल डिटेल्स बताओ, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करनी है। अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सिस में डाल भी देता हूँ, ठीक है, हाँ अली, ऑल सल्फेट आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर कैल्शियम सल्फेट, लेड 2 सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट। थैंक यू, मैं भूल गया था बेरियम सल्फेट लिखना। ये 3 इनसॉल्युबल सल्फेट सॉल्ट होते हैं।
अच्छा, अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सेस में डाल देता हूँ तो जब सल्फ्यूरिक एसिड खत्म होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट होना बंद हो जाएगा। अगर मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सेस में डाला है, जो कि मैं डालूंगा, होगा क्या कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड तो खत्म, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सेस में बचा रह गया है वो रिएक्ट नहीं होगा, फिर सल्फ्यूरिक एसिड ही जब खत्म हो जाएगा तो वो पानी में डिसॉल्व भी नहीं होगा, वो नीचे ऐसे आके जमा हो जाएगा, एक्सेस मैग्नीशियम ऑक्साइड नीचे आके ऐसे जमा हो जाएगा। इट मीन्स के इसको मैं फिर आराम से अलग कर सकता हूँ। किस तरह से? इंसॉल्युबल है ना, तो फिर मैं इसकी फिल्ट्रेशन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें से बाहर निकाल लूंगा। और इसमें और मिक्सर में क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड तो खत्म हो गया, एक्सेस मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में नीचे आके बैठ जाएगा और इसमें डिसॉल्व सॉल्ट होगा मैग्नीशियम सल्फेट। अब ये तो पानी में डिसॉल्व है ना, तो जब मैं फिल्ट्रेशन करूंगा तो सल्फेट जो है फिल्ट्रेट में आ जाएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ रेजिड्यू बन के फिल्टर पेपर में ही रह जाएगा। तो फिर फिल्ट्रेशन करने के बाद जो मेरे पास सोल्यूशन होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम सल्फेट होगा एक्वस फॉर्म में। फिर उसको मैं इवेपोरेशन करूंगा और उसकी क्रिस्टलाइजेशन करूंगा और उसको फिर मैं क्रिस्टल बना के बाहर कर दूंगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि आपने करना है। अच्छा, और बाकी सॉल्ट किस तरह से बनाना है? अब अगर फॉर एग्जांपल एल्कली होता तो हम फिर टाइट्रेशन करते। तो ये जितना भी हमारे पास सॉल्ट के मेथड्स हैं वो मैंने एक साथ पढ़ाए हुए हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, तो मैं क्लास के बाद आप लोगों को ग्रुप पे वो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तो वो देख लेना। सॉल्ट प्रिपरेशन जो लोग एटीपी दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और पेपर 2 में भी तुम्हारे सामने ही है ये सॉल्ट का क्वेश्चन। अब इसको लिखोगे कैसे? देखो भाई, आपने क्या करना है, पहले तो ये डिसाइड करना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिएक्ट किसके के साथ करवाना है। अगर आपने मैग्नीशियम सल्फेट बनाना है तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है। तो आपने क्या लिखना है, ऐड मैग्नीशियम ऑक्साइड आपने एक्सेस में डालना है, ऐड एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड which is H2SO4 in a beaker। उसके बाद जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बचा रह जाएगा उसको हम कैसे निकालेंगे, फिल्ट्रेशन करके। फिल्टर द सॉल्यूशन, ठीक है। अब फिल्टर करने के बाद जो आपका फिल्ट्रेट आया है ना, फिल्टर पेपर से पास होने के बाद उसमें सिर्फ मैग्नीशियम सल्फेट है। फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट आया उसको आप डालोगे इवेपोरेटिंग डिश में और हीट करोगे। फिल्टर द सॉल्यूशन एंड हीट द फिल्ट्रेट इन इवेपोरेटिंग डिश। देखो अपैरेटस भी साथ साथ देखो तो बेटर है। इवेपोरेटिंग डिश, और कब तक हीट करोगे, अंटिल सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अचीव। मतलब इतना हीट करेंगे कि पानी उड़ जाए, लेकिन सारा का सारा एकदम भी ड्राई नहीं करते, ठीक है। फिल्ट्रेट इन अ इवेपोरेटिंग डिश अंटिल सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अचीव, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको क्रिस्टल्स बनने के लिए छोड़ देंगे। क्रिस्टल्स बनने के लिए कैसे छोड़ेंगे, उसको ठंडा होने दे देंगे। लीव द सैचुरेटेड solution on a dry फिल्टर पेपर। एक फिल्टर पेपर पे ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन डाल के छोड़ देते हैं टू कूल एंड क्रिस्टलाइज, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन भी आ गई, इवेपोरेशन भी आ गया। 4 मार्क्स के लिए ये हो गया, लेकिन अक्सर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी आता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो क्रिस्टल्स बन जाते हैं ना, इसको वॉश करते हैं। अब वॉश करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो मैं डिस्टिल वाटर से वॉश करूं, लेकिन डिस्टिल वाटर से मैग्नीशियम सल्फेट के क्रिस्टल्स वॉश करोगे तो मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल सॉल्ट है,
अगर आपने डिस्टिल वाटर से उसको वॉश करा तो वो तो दोबारा डिसॉल्व हो जाएगा, जो सारी आपने मेहनत की सब बेकार हो जाएगी। तो हम इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से वॉश करते हैं। वॉश द क्रिस्टल्स विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड ड्राई इन अवन। जब एक बार वॉश कर दिए तो उसके बाद आप अवन में ड्राई कर लो उसको, या फिर किसी नए फिल्टर पेपर पे डाल के ड्राई कर लो। तो ये जो पूरा मैंने आंसर लिखवाया ना, ये 5 से 6 मार्क्स के लिए आपका इनफ होता है। कभी कभार ये 5 मार्क्स का भी आया, 6 मार्क्स का तो नहीं आया, लेकिन इसमें से कोई एक पॉइंट आपका रह भी जाएगा तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपने ये पूरा आंसर याद रखना है, और जो मैं वीडियो भेजूंगा उसमें पूरे आंसर सॉल्युबल सॉल्ट कैसे बनेगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट कैसे बनेगा, टाइट्रेशन से सॉल्ट कैसे बनेगा और कैसे सेपरेट आउट होगा। तो आपने वो पूरे पूरे आंसर याद रखना है। इतनी जगह होती है कि आप पूरी बात लिख दो। इन केस अगर आप कोई ऊपर नीचे चीज भूल भी गए हो तो आपको इधर मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपने पूरा आंसर बना के याद रखना है। सिर्फ ये नहीं देखना कि 4 मार्क्स है तो मैं कोई 4 पॉइंट लिख दूं, आप पूरा लिख दो। चाहिए, चले आगे। नेक्स्ट कह रहे हैं, ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस कंटेन्स 43.7% बाय मास ऑफ फास्फोरस, शो दैट द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर दिस ऑक्साइड इज P2O5। आई थिंक एम्पिरिकल फार्मूला वाले हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो ये आप लोग खुद भी कर सकते हो। फास्फोरस जो है उसमें 43.7% है। ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालोगे, दो ही एलिमेंट्स हैं, एक 43.7% है तो दूसरा कितना होगा, 100 माइनस 43.7 इज इक्वल्स टू 56.3। दूसरा स्टेप आपका क्या है, डिवाइड देम बाय देयर एटॉमिक मासेस। फास्फोरस का 31 है, ऑक्सीजन का 16 है। उसके बाद जो वैल्यूज आएंगी उनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है दोनों को उनसे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो एक वैल्यू 43.7 डिवाइडेड बाय 31, ये हमारे पास आ रही है 1.4 और दूसरी आ रही है 3.52। तो स्मॉलेस्ट नंबर 1.4 है, दोनों को 1.4 से डिवाइड करो तो फास्फोरस तो बन जाएगा 1 और ऑक्सीजन बन जाएगा आपका 3.52 डिवाइडेड बाय 1.4, तो ये बन रहा है 2.5 के करीब, 2.49 यानी 2.5। अब देखो जब वैल्यू मैंने बताया था ना पहले पेपर में कि अगर 0.5 या 1.5 या 2.5 या 3.5 या 0.49, 1.49 या 2.48 इस तरह की वैल्यूज आती हैं, तो आप इसको मैथ्स की तरह राउंड ऑफ करके 3 नहीं करते हो। हम क्या करते हैं, इसको होल नंबर बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। जब आप ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो फास्फोरस बोलेगा मुझे भी करो, तो फास्फोरस बन जाएगा 2 और ऑक्सीजन बन जाएगा 5। तो ये फॉर्मूला बन गया P2O5। आपने ये शो प्रूफ करना था, जो कि हो गया। फिर नेक्स्ट में कह रहा है, अ सैंपल ऑफ दिस ऑक्साइड हैज अ मास ऑफ 2.56 ग्राम्स। The sample contains 0.00901 मोल ऑफ ऑक्साइड। मतलब एक सैंपल है, इसमें जो फास्फोरस ऑक्साइड है उसका मास दिया हुआ है और उसके मोल्स भी दिए हुए हैं। कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड हेंस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर दिस ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस। देखो ये जो आपने फॉर्मूला निकाला है ना ऊपर, को एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है या कुछ और है वो तो मैं बाद में बता सकता हूँ, अभी नहीं बता सकता। लेकिन आपसे यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात कर रहा है, आपको इसने इस फास्फोरस ऑक्साइड के मोल्स दिए हुए और आपको इसने इसका मास दिया हुआ है, और सबसे पहले वो कह रहा है कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालो, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला लगाना है। मोल्स दिए हुए 0.00901, मास 2.56 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास आपने निकालना है। इसका मॉलिक्यूलर मास आ रहा है 284। अच्छा, अब इससे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे, तो देखो उसका तरीका हमारे पास क्या होता है। ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है इससे हम पहले एम्पेरिकल मास निकालते हैं। तो जो P2O5 है, इससे जब मैं एम्पेरिकल मास निकालूंगा, एम्पेरिकल मास मॉलिक्यूलर मास की तरह ही निकालते हैं, बस फर्क क्या है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हो जाएगा 2 × 31, 5 × 16। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 142। ये एम्पेरिकल मास है। तो हम एक रेशियो निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास
अब ये फॉर्मूला वगैरह आपको सब नहीं लिखना है, याद होने चाहिए बस। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास आपके पास है 284, एम्पिरिकल मास आपने निकाला है 142। तो ये आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, इस वैल्यू को हम लोग यूज करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। ये जो वैल्यू आ रही है n की आ रही है 2, इस 2 के साथ क्या करेंगे, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है P2O5, इस 2 को ना मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे फास्फोरस 2 है तो ये हो जाएगा 4, और ऑक्सीजन 5 है तो ये हो जाएगा 10। तो फॉर्मूला बन जाएगा P4O10। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। क्लियर? स्टेट द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमारे पास जॉइंट कोवेलेंट्स। देखो स्ट्रक्चर अलग बताना है, बॉन्डिंग अलग बताना है। तो बॉन्डिंग तो इसमें कोवेलेंट है, और सिलिका, जिसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को सिलिका भी कहते हैं, ये जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है। दिस इज जॉइंट स्ट्रक्चर का नाम क्या है, जॉइंट। बॉन्डिंग क्या है, कोवेलेंट। तो जॉइंट कोवेलेंट, जॉइंट कोवेलेंट हमने दो और पढ़े हुए हैं सिलिका के अलावा, डायमंड और ग्रेफाइट। नेक्स्ट कह रहा है कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, स्टेट टू प्रॉपर्टीज दैट आर टिपिकल ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी बतानी है, ट्रांजिशन मेटल की अलग अलग प्रॉपर्टी नहीं बतानी। ये नहीं कहना कि ट्रांजिशन मेटल हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, कंपाउंड की बताओ। तो इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, पहली बात तो दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। सेकेंडली दे आर यूज एज अ कैटलिस्ट। इनके कंपाउंड जो होते हैं एज अ कैटलिस्ट भी यूज होते हैं। जैसे वेनेडियम 5 ऑक्साइड है, B2O5, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है। ठीक है, अगर आप ये कहो कि ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हाँ ये एक टिपिकल प्रॉपर्टी जरूर है ट्रांजिशन मेटल्स की, लेकिन ये इनके मेटल की प्रॉपर्टी है। मेटल से जो कंपाउंड बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी बतानी है। तो अगर ये आपने लिखा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये बात सही है, लेकिन टिपिकल प्रॉपर्टी कंपाउंड के लिए ना, तो ये दोनों ही रखना। ठीक है, अब ये भी लिख सकते हो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन ये लिखना कि ट्रांजिशन मेटल है हाई मेल्टिंग पॉइंट, वो तो मेटल की बात कर रहे हो ना, सिर्फ ट्रांजिशन मेटल अलग। जब वो कंपाउंड बनाएगा तो किसी चीज के साथ मिलके बनाएगा। फैजान टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, आप सिलिका का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपका देखो, वो बोला है स्ट्रक्चर इन बॉन्डिंग ना, तो उसका शेप होता है टेट्राहेड्रल, स्ट्रक्चर नहीं होता। स्ट्रक्चर जॉइंट होता है, बॉन्डिंग कोवेलेंट है, शेप टेट्राहेड्रल होता है, तो वो शेप है। नेक्स्ट कह रहा है aqueous copper to sulfate reacts with aqueous potassium iodide. The ionic equation for this reaction is shown. Explain how this equation shows that the reaction involve oxidation. तो देखो ऑक्सीडेशन हम लोग ऐसे पहचानते हैं कि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही होती है। आयोडाइड को अगर मैं देखूं तो I-1 है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे आयोडीन एलिमेंटल फॉर्म में आ गया, तो -1 से 0। तो दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो मतलब ऑक्सीडेशन हुई है। ये हमने याद किया हुआ है ना ऑयल रिग से। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयोडाइड आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है, इट मींस कि आयोडाइड आयन हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। इसकी इक्वेशन अगर बनाने के लिए आ जाए तो क्या बनाओगे, आयोडाइड आयन है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज करा और I2 बनाया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बैलेंस करने के लिए आयोडाइड आयन के साथ 2 लगाना पड़ेगा। एक आयोडाइड आयन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 2 आयोडाइड आयन टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। देखो कॉपर में ऑक्सीडेशन नहीं हुई है, क्योंकि कॉपर लेफ्ट हैंड साइड पे भी आयनिक फॉर्म में है, राइट हैंड साइड पे भी आयनिक फॉर्म में है। अहमद कुछ पूछना है, माइक पे पूछना है तो जल्दी पूछ लो।
पार्ट सी में कह रहा है एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट डिकम्पोजेस व्हेन स्ट्रांगली हीटेड। देखो एनहाइड्रस का मतलब होता है विदाउट वाटर, इसी तरह अगर कॉपर टू सल्फेट के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड होता है ना, लेट्स से एक्स लिखा है मैंने यहाँ पे, कुछ भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो सकते हैं, वो 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। तो जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड होता है तो उसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट। तो ये एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री के हैंडआउट में एक इक्वेशन लिखी हुई है पूरी, इसमें ये बताया गया है कि अगर आप हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट को, अच्छा इसमें इतना नहीं पूछा है, मैं बता रहा हूँ, हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट को अगर आप हीट करोगे तो सबसे पहले तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें से इवेपोरेट हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट। और अगर एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट को फर्दर हीट करोगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू कॉपर टू ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अभी जो कॉपर टू ऑक्साइड है ना, ये ब्लैक कलर की होती है, ये भी याद रखना, सही है, ये इन्फॉर्मेशन याद रखना, कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में और पेपर 2 में इसने पूछी हुई है ये चीजें। अभी फिलहाल क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या सैंपल ऑफ 6.4 ग्राम ऑफ कॉपर टू सल्फेट इज हीटेड अंटिल ऑल द सैंपल हैज थर्मली डिकम्पोज्ड, सबका सब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इन डेसीमीटर क्यूब मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो भाई आपने क्या करना है, स्टोइचियोमेट्री लगानी है। कल भी हमने देखा है कॉपर टू सल्फेट का आपको मास दिया हुआ है तो उसके नीचे हम मास लिख देंगे, और सल्फर ट्राइऑक्साइड का आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है तो उसके नीचे हम वॉल्यूम लिख देंगे। दूसरा काम क्या होता है, कॉपर टू सल्फेट का इक्वेशन में मोल्स गिवन है 1, तो वो 1 मोल नीचे उतार दो। सल्फर ट्राइऑक्साइड का इक्वेशन में 1 मोल गिवन है, वो भी नीचे उतार दो। कॉपर सल्फेट के मोल्स को आपने मास में कन्वर्ट करना है, और किसी भी चीज के मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके मोल्स को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉपर टू सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना पड़ेगा। किस तरह से निकालोगे, जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हो भाई, प्रोडक्ट टेबल से एटॉमिक मासेस देखो, कॉपर का एटॉमिक मास 64 होता है, तो 1 इंटू 64, सल्फर का 32 होता है तो 32 इंटू 1, सल्फर भी 1 है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन 4 है, तो 16 इंटू 4, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 160, दिस इज 160 ग्राम। 1 इंटू 160 ग्राम कॉपर टू सल्फेट से सल्फर ट्राइऑक्साइड के मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। और किसी भी गैस के मोल्स को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आरटीपी पे बात चल रही है ना, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो 24 डेसीमीटर क्यूब से मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो, 1 मोल ही है तो 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाएगा। ये बन गई हमारी रेसिपी कि जब भी 160 ग्राम कॉपर सल्फेट डिकम्पोज होगा तो 24 डेसीमीटर क्यूब सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड होगी। अभी कॉपर टू सल्फेट कितना डिकम्पोज करवाया है, 6.4, और वो कह रहा है सारा का सारा डिकम्पोज हो गया, मतलब जब 6.4 ग्राम कॉपर टू सल्फेट डिकम्पोज होगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का क्या वॉल्यूम बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड के नीचे x लिख दो, वो वॉल्यूम आ जाएगा उसका, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस वुड बी 160 इंटू x, 6.4 इंटू 24, तो x वुड बी 6.4 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 160। ठीक है, ये वॉल्यूम आ रहा है 0.96 डेसीमीटर क्यूब। चलें आगे बढ़ें। नेक्स्ट कह रहा है आयरन रिएक्ट विद एक्वस कॉपर टू सल्फेट टू मेक एक्वस आयरन टू सल्फेट एंड कॉपर। आयरन एलिमेंट की बात कर रहा है, Fe रिएक्ट्स विद एक्वस कॉपर टू सल्फेट। कॉपर टू सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव आयन होता है, तो फॉर्मूला CuSO4 बनेगा। और क्या बन रहा है, आयरन 2 सल्फेट, तो आयरन 2 सल्फेट मतलब आयरन 2 पॉजिटिव आयन और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव आयन, ये फॉर्मूला बनेगा FeSO4, और साथ में कॉपर बन रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, देखो इस पेपर पे अगर फोकस करो तो मेटल से और मोल से इसने बहुत क्वेश्चन निकाले हैं। हमने जो रिसेंट ईयर्स करे उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन से आपने देखा होगा ज्यादा क्वेश्चंस बने, एनर्जेटिक से भी क्वेश्चंस बने हैं उसमें, और मोल से तो बन ही रहे, मोल तो एवरग्रीन टॉपिक है, मेटल्स उसमें कम था, तो जरा फोकस करना इस तरह से भी कि 2021 में मेटल्स को उसने कुछ खास लिफ्ट नहीं कराई है, 2020 में मेटल्स अच्छा खासा उसने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 से 3 बार एक ही पेपर में डाल दिया है।
अब हम जब 2018 2017 देखेंगे तो हमें एक ट्रेंड मिलेगा कि भले रिसेंट ईयर में उसने पहले मेटल्स को लिफ्ट नहीं कराई, आगे वाले पेपर में जो 22 में आने वाला है तो शायद मेटल्स पे फोकस करे। और भी बहुत सारे चैप्टर्स देखो मिसिंग है, बॉन्डिंग से कोई खास अभी तक उसने बात नहीं की है लास्ट अभी रिसेंट 2 सालों में, तो बॉन्डिंग इस वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसिड एंड बेसिस टेस्ट फॉर आइंस पे इतना फोकस नहीं करा है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनर्जेटिक्स पे कोई ज्यादा डिटेल में, और स्पेशली नोट करो इलेक्ट्रोलिसिस 2 सालों से पूछ ही नहीं रहे, बहुत कम पूछा है। फ्यूल सेल पूछा था अभी एक इस पेपर में। तो ये चैप्टर्स अब देखो कि ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाले पेपर के लिए। ये हमारा 2020 वेरिएंट 2 है, पेपर 2 जून का। अच्छा भाई, हुआ क्या है इस रिएक्शन में? एक्वस आयरन है, आयरन रिएक्ट कर रहा है एक्वस कॉपर 2 सल्फेट के साथ, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन जाके उसको डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर की जगह पे लग जाएगा, कॉपर को रिड्यूस करा देगा। तो आयरन जो है वो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल ऑक्सीडाइजेस, और कॉपर आइन जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, लेस रिएक्टिव मेटल रिड्यूसेस। अगर मैं आयनिक इक्वेशन की बात करूं तो आयरन इसमें एलिमेंटल फॉर्म में, कॉपर जो है वो 2 पॉजिटिव आइन है, जो आयरन 2 सल्फेट में आयरन जो है वो Fe2 पॉजिटिव आइन बना है और कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में आ गया। अगर ये आयनिक इक्वेशन इस तरह से समझ नहीं आ रही है तो भाई फिर आप बनाना सीख लो आयनिक इक्वेशन। आयनिक इक्वेशन बनाएंगे कैसे? हमें आयरन पता है सॉलिड फॉर्म में, आयरन मेटल है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन कॉपर 2 सल्फेट जो सॉल्ट है वो एक्वस बनेगा क्योंकि वो सॉल्युबल सॉल्ट है। और आयरन 2 सल्फेट, अभी हमने बात की थी ना कि ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर लेड 2 सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट, तो ये भी एक्वस सॉल्ट है। और कॉपर जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में बनेगा, पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। तो आयरन पानी में आयंस नहीं बनाएगा, लेकिन कॉपर 2 सल्फेट पानी में आयंस बना लेगा। अच्छा, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है इसलिए मैं बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूँ। कॉपर सल्फेट आयंस की फॉर्म में होगा पानी में, कॉपर आयन और सल्फेट आयन। इसी तरह राइट हैंड साइड पे आयरन सल्फेट जो है वो आयरन 2 पॉजिटिव आयन और SO4 2 नेगेटिव आयंस की फॉर्म में होगा, और कॉपर जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में होगा। अब इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे सल्फेट आयन, राइट हैंड साइड पे सल्फेट आयन कॉमन है, स्पेक्टेटर आयन है। तो आयनिक इक्वेशन में हम जो है वो स्पेक्टेटर आयंस नहीं लिखते हैं, तो बाकी जो बचा है लेफ्ट हैंड साइड पे वो लिख दोगे, और राइट हैंड साइड पे जो बचा है वो लिख दोगे। आयंस का स्टेट सिंबल एक्वस होगा, बाकी कॉपर और आयरन का स्टेट सिंबल सॉलिड होगा। तो ये तो या तो बनाना सीखो या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो वैसे भी समझ आ जाएगा कि आयरन होगा आयनिक इक्वेशन में, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन होगा, राइट हैंड साइड पे आयरन 2 पॉजिटिव आयन बना और कॉपर बना। बनाना लेकिन सीखो, ज्यादा जरूरी है। अहमद करते हैं उस पर बात। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से जो हमें फोकस करना है, पहले हम 5-6 साल के जल्दी तो करें तो खुद ही आइडिया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट बन रहा है, 5-6 सालों में कौन सा चैप्टर मिस कर गया है। ऑर्गेनिक से देखो तो ऑर्गेनिक में एल्केन और एल्कोहल्स का क्वेश्चन है, एल्कीन्स के क्वेश्चन गायब है। एल्कीन्स आ सकता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के क्वेश्चन गायब है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के क्वेश्चन बनेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस बनेगा, ठीक है। लेकिन ये एक गैस होता है हमारा, मतलब ये नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट ऐसा ही है, ये गैस होगा, चांसेस ज्यादा है इनके आने के। तो ये बनाएंगे, गैस करेंगे, गैस पेपर नहीं बनाएंगे, टॉपिक गैस करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट हो गए। सही है। तो आयनिक इक्वेशन आपने देखो, आयनिक इक्वेशन उसने लिखने के लिए कहा है, स्टेट सिंबल्स लिखने के लिए नहीं कहा। मतलब आयरन Fe है, कॉपर Cu2 पॉजिटिव आइन, आयरन का आइन बन गया Fe2 पॉजिटिव आइन, और कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में लिखा हुआ भी है सब कुछ। अच्छा, स्टेट सिंबल जब वो कहते हैं ना कि स्टेट सिंबल्स भी लिखो, तो फिर वो इक्वेशन को 2 मार्क्स का कर देता है इस क्वेश्चन को। तो स्टेट सिंबल आयरन सॉलिड फॉर्म में होगा, कॉपर आयन जो होते हैं वो हमेशा एक्वस फॉर्म में होते हैं AQ, और एलिमेंट मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में ही होगा। अच्छा, कॉपर 2 सल्फेट था पहले, कॉपर 2 सल्फेट देखो ब्लू कलर का होता है, सही है। और हमारा आयरन जो इसमें बना है आयरन 2 सल्फेट, आयरन 2 पॉजिटिव आयन है ना, तो आयरन 2 पॉजिटिव आयन का सोल्यूशन ग्रीन कलर का होता है, आयरन 3 पॉजिटिव आयन का रेड ब्राउन कलर का होता है। तो सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, कॉपर 2 सल्फेट था तो सोल्यूशन का कलर ब्लू टू ग्रीन हो जाएगा। सही है, सोल्यूशन कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन।
एक ऑब्जर्वेशन ये भी लिख सकते हो, दूसरा जो कॉपर मेटल बन रहा है, तो कॉपर मेटल हमारा जो होता है वो पिंक सॉलिड होता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि पिंक सॉलिड इज डिपॉजिटेड। नेक्स्ट कह रहा है डिस्क्राइब अ केमिकल टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ आयरन टू सल्फेट एंड कॉपर टू सल्फेट। टेस्ट फॉर आयंस का टेबल कल भी कहा था, इंपॉर्टेंट है, एटीपी के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, पेपर 2 और पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एसिड एंड बेसिस के हैंडआउट में जो हमारे पास आई थिंक सेकंड लास्ट, हाँ सेकंड लास्ट पेज जो मैंने अटैच किया हुआ है वो टेस्ट फॉर आयंस है, ये बकायदा सिलेबस में गिवन होता है। अब देखो इसमें हमें कॉपर 2 पॉजिटिव आयन और Fe2 पॉजिटिव आयन के बीच में टेस्ट करना है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब टेस्ट करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे सोल्यूशन में कॉपर 2 सल्फेट के, तो लाइट ब्लू पीपीटी आएगा इनसॉल्युबल इन एक्सेस, और आयरन 2 पॉजिटिव आयन के साथ ग्रीन पीपीटी आएगा इनसॉल्युबल इन एक्सेस। तो आप अच्छा अमोनिया के साथ भी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन के साथ लाइट ब्लू पीपीटी आएगा सॉल्युबल इन एक्सेस गिविंग अ डार्क ब्लू सॉल्यूशन, और Fe2 पॉजिटिव आयन का ग्रीन पीपीटी आएगा इनसॉल्युबल इन एक्सेस। अब आपकी मर्जी है, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट लिख दो या अमोनिया एक्वस अमोनिया का टेस्ट लिख दो, तो कोई भी इनमें से एक टेस्ट लिख दो, लेकिन ये आपको याद होगा तो ही लिखोगे ना। तो केमिकल टेस्ट जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, लेट से मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो आयरन 2 सल्फेट आयन के साथ क्या आएगा, ग्रीन पीपीटी, और कॉपर 2 सल्फेट आयन के साथ क्या आएगा, ब्लू पीपीटी। तो पीपीटी आना अलग अलग कलर के, ऑब्वियसली इतना बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है, कलर ही चेंज है पीपीटी का, तो ब्लू पीपीटी आएगा तो आप बोलोगे कि वो उस बीकर में कॉपर 2 सल्फेट है। वैसे ये टेस्ट करवाना भी बड़ी बेवकूफी है इसकी, क्योंकि जब वो कह रहे हो कॉपर 2 सल्फेट सोल्यूशन ही ब्लू कलर का होता है, तो ब्लू कलर का और आयरन 2 सल्फेट सोल्यूशन ग्रीन कलर का होगा, तो देख के ही पता लग रहा है कि कॉपर 2 सल्फेट कौन सा है और आयरन 2 सल्फेट कौन सा है। बिला फजूल का जबरदस्ती का क्वेश्चन बनाया हुआ। हुनैन शायद आपके पास एसिड एंड बेसिस का फिर वो पुराना हैंड आउट होगा, मैं अपडेटेड भेज देता हूँ, याद दिला देना। हाँ कोई एक भी लिख दो, एक्वस अमोनिया का सोडियम हाइड्रोक्साइड का कोई एक भी लिख दो, मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा आगे कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस व्हिच कैन बी फाउंड इन एयर, स्टेट 1 एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर, एसिड रेन, बहुत बार देख लिया हमने। फिर कह रहा है व्हेन हीटेड इन एयर आयरन पायराइड जो कि आयरन 2 सल्फाइड है रिएक्ट विद ऑक्सीजन FeS2, सल्फर डाइऑक्साइड एंड आयरन 3 ऑक्साइड आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन। मतलब जब एयर में FeS2 को हीट करोगे, मतलब वो एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो कह रहा है इक्वेशन बनाओ, जब FeS2 को एयर में किसके साथ कह रहा है, रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन O2 होता है, ऑक्सीजन गैस, प्रोडक्ट में कह रहा है कि क्या बना है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3, फॉर्मूला भी दिया हुआ है, बस लिखना है आपको। सारा मसला क्या होगा, इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग के लिए मैंने तुम्हें बोला हुआ है कि बैलेंसिंग अक्सर जब वो दे रहा होता है ना, एक मार्क की, देखो इक्वेशन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख दिया, एक मार्क तो ऐसे ही मिल गया। बैलेंसिंग में अगर फंस रहे हो तो टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे बढ़ जाना। ठीक है, एक मार्क के लिए इतना आगे इसकी स्टोइचियोमेट्री भी नहीं दी हुई है उसने, तो एक मार्क के लिए तुम लोग 3 4 5 मिनट जाया कर देते हो भाई, अगर नहीं हो रही तो आगे बढ़ जाना, निकल जाना। इसको बैलेंस करो, इसको एज अ होमवर्क ले लो, ट्राई करना, बैलेंस करो, नहीं हो तो बताना, इसकी मार्किंग की देख लेना, वरना इसकी बैलेंसिंग में। अब मैं इसके लिए कोई तुम्हारे लिए शॉर्टकट नहीं बना सकता हूँ, कंबशन इक्वेशन का तुमने बनाया वैसा नहीं बन सकता कुछ भी। तो यहाँ पे हमें, यहाँ पे अगर मैं 4 लगाऊंगा या 2 लगाऊंगा, ये ट्रायल एंड एरर है, सिंपल, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। गिव वन यूज फॉर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जब हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस का जो हैंड आउट है वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड के भी यूजेस लिखे हुए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के भी लिखे हुए हैं, वो पढ़ लेना एक बार। हाँ ब्लीचिंग पर्पसेस के लिए भी यूज होता है, ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प टू मेक पेपर। तो इसमें जाहिर है एक से ज्यादा आंसर है हमारे।
फिर कह रहा है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड इन सिलेंडर्स. When cylinder is opened, the liquid quickly changes into a gas. Use the kinetic particle theory to describe the change in movement and arrangement of the particle when liquid sulfur dioxide becomes a gas. देखो जब कोई चीज लिक्विड से गैस बनती है तो पार्टिकल्स जो हैं वो ज़ाहिर है एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं. They move faster and randomly arranged. Liquid में particles they are closer together, but in gas particles move farther apart from each other. ठीक है, and move with high velocities. फास्टर मूव करेंगे पार्टिकल्स और एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, स्प्रेड आउट हो जाएंगे. इस आंसर को लिख लेना भाई, आसान सी बात है, कुछ भी नहीं है. सल्फर डाइऑक्साइड एज अ लो मेल्टिंग पॉइंट. सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है. तो सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेज होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं जो कि बहुत वीक होती हैं. उनको ब्रेक करना बहुत आसान होता है. तो थोड़ी सी हीटिंग पे वो दूर दूर हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स. Suggests in terms of structure and bonding why the sulfur dioxide has low melting point. Again बात structure और bonding की कर रहा है. तो structure क्या है? These are simple covalent. ठीक है, simple molecular structure है. तो sulfur SO2 is simple molecular structure. ठीक है, with weak intermolecular forces. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का एक और नाम होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस. तो जो भी लिखना चाहो लिख दो. with weak intermolecular forces or weak van der Waals forces between the molecules. So small, बल्कि small नहीं, less amount of heat energy is required to break these forces. Hence, low melting point. Yes, SM sulfur dioxide as a reducing agent भी यूज होता है, एंटीऑक्सीडेंट जिसको कहते हैं. Describe the chemical test for sulfur dioxide. अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड का टेस्ट जो है ना वो हमारे पास ये जो टेस्ट फॉर आयंस का टेबल है इसमें नहीं लिखा हुआ. ठीक है, ये हमें हैंडआउट में मिलेगा. सल्फर डाइऑक्साइड का इसमें टेस्ट इसलिए नहीं लिखा हुआ. अब तो खैर जो अगले साल से पेपर होंगे उनके लिए तो ऐड कर दिया इन्होंने. लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो है क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट है, हमें ये याद होना चाहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है. तो अगर इसके अंदर मैं कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, KMnO4 हो गया, तो क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड उसको रिड्यूस करा देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ठीक है, तो जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका कलर चेंज हो जाएगा. ऐसे यूजुअली हम लोग एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट यूज करते हैं. एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट, इसका नाम पूरा लिखा करो, आखिर में 7 भी आता है. दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है हमारे पास, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6. इसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7 और एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4. फॉर्मूला भी लिख सकते हो, नाम भी लिख सकते हो पूरा. और इसका कलर चेंज हो जाता है पर्पल टू कलरलेस. क्यों चेंज हो रहा है कलर, क्योंकि देखो सल्फर डाइऑक्साइड खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखना. और आपका जो KMnO4 है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कराएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना कलर चेंज कर लेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट सल्फर KMnO4 को रिड्यूस कराएगा. ये टेस्ट सल्फर डाइऑक्साइड का अपने पास ऐड कर लो, बल्कि हैंडआउट में भी लिखा हुआ है, तुम्हें पता होना चाहिए.
अच्छा, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्वेश्चन है। हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन करा हुआ है, बड़ा आसान सा है, ये कर लेना होमवर्क में, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आप फ्रैक्शंस को सेपरेट कर पाते हो, तो वो बॉइलिंग पॉइंट्स है। और पूरा प्रोसेस हमने लिखा हुआ है, किसी एक पेपर में हमने किया था कि सेपरेशन किस तरह से होती है। तो हम क्रूड ऑयल को हीट करके वेपराइज करके फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डालते हैं, एंड द फ्रैक्शंस आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, बिटुमिन जो है हमने बात की थी कि रोड सरफेस के लिए यूज होता है, रोड मेकिंग के लिए। ये फ्यूल्स के हैंडआउट में मिलेगा तुम लोगों को, फ्यूल्स का हैंडआउट देखना, उसमें मिलेगा। अगर नहीं हो भेजा हुआ तो बता देना, मैं भेज दूंगा। फिर आगे पूछ रहा है कि वन ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज नैफ्था एज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H22, यूज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ फॉर एन एल्केन टू शो दैट C10H22 इज एन एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एन की जगह पे अगर आप 20 रखे तो एल्केन का फॉर्मूला बन जाएगा ये C20H आपका। अच्छा, ये N जो है 10 है, सॉरी, तो ये 22 बन रहा है। ये सॉल्व करके दिखा देना और लिख देना साथ में, एज इट इज फॉलोइंग द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, तो इट शुड बी एन एल्केन। नहीं, मेल्टिंग पॉइंट नहीं अहमद, बॉइलिंग पॉइंट वेपराइज करके डाला है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। इन एन एक्सपेरिमेंट C10H22 is cracked to form product A, B and C. Product A gives squeaky pop when ignited with a burning spring. अब ये squeaky pop का वर्ड देखो, पॉप साउंड स्क्वीकी तो नहीं बना, हमने पॉप साउंड पढ़ा। पॉप साउंड किसका आता है? हाइड्रोजन गैस का आता है। मतलब ये जो क्रैकिंग के मैंने बताया था, क्रैकिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें स्मॉलर एल्कीन फ्रैक्शन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है, और हाइड्रोजन गैस भी हो सकती है। तो इस बार हाइड्रोजन गैस आ गई है, तो प्रोडक्ट ए है वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए, दिस इज हाइड्रोजन गैस। तो आपने सिर्फ इतना पार्ट लिखना है। प्रोडक्ट बी हैज अ रिलेटिव molecular mass of 98 and decolorizes aqueous bromine. Decolorizes aqueous bromine मतलब इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वो एल्कीन है। molecular mass 98 है, तो भाई कौन सा एल्कीन हो सकता है वो आपसे पूछ रहा है। अब एल्कीन स्टार्ट होता है इथीन से, पहला एल्कीन होता है C2H4, दूसरा एल्कीन होता है C3H6, फिर आता है C4H8, फिर आएगा C5H10, मतलब CnH2n वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, फिर आएगा C6H12। तो मोलिकुलर फॉर्मूला 98 किसका बनेगा? तो भाई ये थोड़ा सा इसके साथ खेलना पड़ेगा क्वेश्चन के साथ। अब आप C2H4 का अगर निकालो तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो 2 × 12 + 4, तो ये हो जाएगा 24 + 4 28। तो 98 से तो बहुत दूर है। मतलब अगर मैं पेंटीन का C5H10 का निकालूं तो 5 × 12 + 10 70। फिर C6 वाले का निकालूं तो 6 × 12 + 12 is 84। इसका यहाँ तक 84 बन रहा है, मतलब इससे भी आगे कहानी गई है। तो C7H 7 × 2 = 14 15 16, तो ये हो जाएगा 7 × 12 + 16। हाँ, ये थोड़ा सा लंबा काम है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन तुम आंसर सही निकालोगे, इसका इतना कंफर्म है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 × 12 + 7, सॉरी 14 हाइड्रोजन होंगे, एल्केन का लगा दिया मैंने, दिस इज 14 नॉट 16। तो ये बन रहा है 98, यानी ये फॉर्मूला जो है ना C7H14 है, 7 कार्बन वाला एल्कीन। और एक्सप्लेनेशन इसकी, एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, कह रहा है कि वो एल्कीन क्यों है। पहली तो आप ये बताओगे कि इट इज एन एल्कीन, और किस खुशी में एल्कीन है? क्योंकि इसने ब्रोमीन को डीकलराइज करवाया है। टेस्ट फॉर एल्कीन्स है ना, ब्रोमीन जो है वो ऑरेंज से कलरलेस हो जाता है। ठीक है, एज इट हैज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच डीकलराइजेस ब्रोमीन। ठीक है, आगे प्रोडक्ट सी कैन बी पॉलीमराइज्ड टू गिव द पॉलीमर शोन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट सी, मतलब ये अंदर जो मोनोमर है ना वो बनाना है। मोनोमर कैसे बनाते हो? इसको ब्रैकेट से बाहर निकालो और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, दैट्स इट। जिसने पॉलीमराइजेशन नहीं पढ़ा है वो पढ़ेंगे तो आ जाएगा। सही है भाई, ये पेपर खत्म हो गया है। दिस वाज 20
20 मई जून का, अक्टूबर नवंबर 2020 हम कल से स्टार्ट करेंगे। खुद से कर लो, क्वेश्चन बता दो, जो क्वेश्चन नंबर आप बोलोगे वो क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया, जल्दी हो जाएगा काम, एक दिन में एक पेपर हो जाएगा, वरना हम 2 दिन में एक पेपर करेंगे। तो कल के लिए अक्टूबर नवंबर 2020 पेपर 2 ऑफ 2, मतलब पेपर 2 वेरिएंट 2, ये एज अ होमवर्क कर लो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। क्वेश्चन पूछोगे, जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी वो पूछोगे। अब सारे अगर मैं स्पून फीड करूंगा तो तुम्हारी प्रैक्टिस भी नहीं होगी। ठीक है, जा सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।